हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू इन माय चैनल यूसीसी समस्तीपुर। आप सभी दोस्तों का हमारे इस चैनल यूसीसी समस्तीपुर में स्वागत है। आज हम देखेंगे मैथ का संपूर्ण मैथ का सभी फॉर्मूला देखने का कोशिश करेंगे। आप जो है शुरू से सिर्फ लास्ट तक बने रहिएगा। ऑल फार्मूला मैथ देखिए, मैथ बिना फार्मूला का आप जो है मैथ सॉल्व कर ही नहीं सकते हैं। तो इसके लिए क्या है, आप सिर्फ शुरू से लास्ट तक के लिए बने रहिए, सभी फार्मूला जो है आसानी से आपको याद हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं, हम क्षेत्रमिति से स्टार्ट करते हैं। क्षेत्रमिति में हम बात करेंगे 2D और 3D दोनों का बात करेंगे। तो सबसे पहले हम 2D का बात करते हैं। तो 2D में देखिए क्या क्या आ जाएगा, तो जिसमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई हो वो 2D फिगर हुआ। तो इससे बात करते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आयत का बात करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, आयत आयत किसको बोलते हैं, तो जिसमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई हो, सॉरी जिसका जो है वैसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजा क्या हो, बराबर हो और प्रत्येक को 90 डिग्री का हो, उसे क्या कहते हैं, आयत कहते हैं। अब हम बात करेंगे आयत का। तो आयत का ये हो गया लेंथ और ये हो गया ब्रेड्थ। तो याद रखिएगा, आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। यानी कि आपको जो है लेंथ और ब्रेड्थ ये दोनों दे दिया जाएगा, तो आप जो है आयत का क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो गया, आयत का क्षेत्रफल याद रखिएगा लंबाई गुने चौड़ाई। अब हम बात करते हैं आयत का परिमाप। परिमाप क्या होता है, परिमाप का मतलब होता है उसको चारों साइड से कोई भी फिगर हो, उसको चारों साइड से जो घेरने वाला जो होता है उसको आप रेखा बोलिए, लाइन बोलिए, बस उसी का जो है आप जोड़ दीजिए, उसको जोड़ दीजिए, परिमाप निकल जाएगा। जैसे आप ध्यान दीजिए इस आयत में, तो आयत में भुजा कितने हैं, तो इसमें आयत में आपको देखिए आयत में 1 2 3 4 भुजा है। इस चारों भुजा को आप जोड़ दीजिए, क्या हो गया, इसका परिमाप हो गया। तो उसके लिए हम इसमें देखिए लंबाई क्या है, तो दो ठो लंबाई और दो ठो क्या है, चौड़ाई। इसलिए इसका फॉर्मूला लिखा हुआ आयत का क्षेत्रफल बराबर 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। उसके बाद करेंगे बात आयत में विकर्ण की बात करेंगे हम। तो आयत में कितने विकर्ण होते हैं, तो ध्यान दीजिए आयत में डायगोनल का बात करेंगे तो कितने विकर्ण होंगे, तो आयत में 2 विकर्ण होंगे। और एक दूसरे को विकर्ण जो है एक दूसरे को क्या करेंगे, तो समद्विभाजित, यानी कि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित मतलब सिर्फ उसको जो है आधा आधा से दोनों विकर्ण बटेगा। क्रॉसिंग पॉइंट पर जैसे हम बात करेंगे, अगर ये पूरा का लंबाई अगर 10 मीटर है, तो यहां से यहां तक का लंबाई हो जाएगा 5 मीटर और यहां से यहां तक का लंबाई कितना हो जाएगा, 5 मीटर। तो आयत का विकर्ण निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया, √ लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। तो फिर से देख लेते हैं आयत का क्षेत्रफल क्या हो गया, तो आयत का क्षेत्रफल हो गया लंबाई गुने चौड़ाई। आयत का परिमाप हो गया 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई और आयत का विकर्ण हो गया √ लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। अब हम आते हैं वर्ग पे। तो आप ध्यान दीजिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, क्योंकि वर्ग की जो है प्रत्येक वर्ग का जो है प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होते हैं। वर्ग का प्रत्येक भुजा क्या होता है, तो आपस में बराबर, और सभी कोण 90 डिग्री होता है। आपको याद रखना है वर्ग में सभी कोण 90 डिग्री होता है और सभी भुजा आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और इसमें भी विकर्ण कितने हो जाएंगे, तो वर्ग में भी 2 ठो विकर्ण हो जाएंगे और जो है विकर्ण एक दूसरे को क्या करेंगे, तो समद्विभाजित करेंगे। वर्ग का परिमाप हो जाएगा 4 गुने भुजा। अब बात करेंगे वर्ग का विकर्ण, तो वर्ग का विकर्ण क्या हो जाएगा, √2 गुने भुजा। अब हम बात करते हैं नीचे में समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। समचतुर्भुज किसको बोलेंगे, तो हम बोलेंगे वैसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजा आपस में बराबर हो। समचतुर्भुज यानी कि समचतुर्भुज, यहां ध्यान दीजिए, ये रहा समचतुर्भुज। समचतुर्भुज का भी क्या होता है, सभी भुजा आपस में बराबर होते हैं तथा आमने सामने की भुजा क्या होती है, समांतर। जैसे देखिए A B C D एक समचतुर्भुज है, ये भुजा इसके बराबर भी है और समांतर भी है, ये भुजा इसके बराबर है और समांतर है। समचतुर्भुज में कितने विकर्ण हो गए, तो समचतुर्भुज में 2 ठो विकर्ण हो गया और इसका जो विकर्ण भी है ये भी एक दूसरे को क्या करता है, तो समद्विभाजित।
मतलब जो है दोनों विकर्ण एक दूसरे को बराबर बराबर भागों में काटता है। तब ध्यान रखेंगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल, यानी कि पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण। आप समचतुर्भुज का परिमाप की बात करेंगे तो समचतुर्भुज का परिमाप हुआ, कितने भुजा है तो चारों भुजा का योग, या इसको हम लिख सकते हैं 4 गुने भुजा। समचतुर्भुज का परिमाप क्या हो जाएगा, 4 गुने भुजा। अब हम बात करेंगे समचतुर्भुज का, अगर आपको विकर्ण दे दिया जाएगा, आपको विकर्ण दे करके पूछेगा समचतुर्भुज का भुजा क्या होगा, तो उस समय उसका फॉर्मूला याद रखिएगा, √d1² + d2² बट्टा 2, यानी कि ये जो है विकर्ण, ये दोनों विकर्ण आपको दे दिया जाएगा, पूछेगा ये जो है भुजा की लंबाई। तो कैसे हम निकालेंगे, तो रूट में रख देंगे, लिखेंगे क्या लिखेंगे, √d1² + d2² बट्टा हम क्या लिखेंगे 2। इस फॉर्मूला से आपको क्या निकल जाएगा, तो समचतुर्भुज का क्या निकल जाएगा, भुजा निकल जाएगा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं आगे, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज किसको बोलेंगे, तो जिस चतुर्भुज का, समांतर चतुर्भुज किसको बोलेंगे, जिस चतुर्भुज का आमने सामने की भुजा क्या हो, समांतर हो, उसको हम क्या बोलेंगे, समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो आधार गुने ऊंचाई। याद रखना है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आधार गुने ऊंचाई। अब हम बात करते हैं समलंब चतुर्भुज का। अब समलंब चतुर्भुज का बात करते हैं, समलंब ये रहा, ये रहा समलंब चतुर्भुज। यानी कि समलंब चतुर्भुज का क्या हो गया, ये देखिए समलंब चतुर्भुज में इसमें दो समांतर भुजा होगा और 2 भुजा समांतर नहीं होगा, उसको तिर्यक भुजा बोलेंगे। ये हो गया इसका लंब, परपेंडिकुलर। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग, यानी कि 1/2, जो मान के चलिए अगर ये a मीटर है और ये कितना है b मीटर है, तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू a + b, अगर ये h है तो a + b इंटू h, यानी कि हम लिखेंगे क्या 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई। ये क्या हो गया, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो गया। अब हम बात करते हैं त्रिभुज। त्रिभुज में बात करेंगे, त्रिभुज किसको बोलेंगे, तो जो 3 भुजा से हुई घिरी हुई आकृति होगी उसको हम क्या कहेंगे, त्रिभुज। त्रिभुज के प्रकार हो गया समबाहु, विषमबाहु, समद्विबाहु, समकोण त्रिभुज। तो उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल याद रखना है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, √3/4 भुजा स्क्वायर। ये क्या हो गया, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 भुजा स्क्वायर। अब हम बात करते हैं समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। याद रखिएगा समद्विबाहु त्रिभुज में कितने भुजा बराबर होंगे, तो 2 भुजा बराबर होंगे। एक बात और ध्यान रखने योग्य है, समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा बराबर होता है और तीनों कोण कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री। समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण आपस में, अगर 3 को भुजा बराबर है तो 3 को कोण भी आपस में बराबर होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। चूंकि समबाहु त्रिभुज का तीनों कोण आपस में बराबर है, तो 180 में हम 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 60 डिग्री आएगा। तो याद रखेंगे समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना डिग्री होता है, तो 60 डिग्री होता है। अब हम बात करते हैं समद्विबाहु का। तो समद्विबाहु में याद रखिएगा इसमें 2 भुजा बराबर होगा। एक और बात याद रखना है, समद्विबाहु त्रिभुज में अगर 2 भुजा बराबर है, इसका मतलब 2 कोण ही बराबर होगा, ये भी आपको याद रखना है। तो समद्विबाहु में देखिए ए और ये दोनों भुजा का दे दिया गया है लंबाई और इसका लंबाई है b। तो फॉर्मूला लिखेंगे √ जो भुजा बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर है, जो बराबर नहीं है b/4, उसको रखना है √4, जो बराबर है उसको ले लीजिए 4a² - b²। तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो गया, b/4 √4a² - b²। ये क्या हो गया, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब हम बात करेंगे हीरोन सूत्र का। आप देखिए हीरोन सूत्र किसमें लगता है, हीरोन सूत्र क्या है, हीरोन सूत्र ये रहा, S बराबर a + b + c बट्टा 2। तब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे √S इंटू s - a, s - b, s - c। इसको हीरोन का, हीरोन सूत्र भी इसको बोला जाता है। यानी कि त्रिभुज है, त्रिभुज का तीनों भुजा अलग अलग है, a b c। मान के चलिए इसका लंबाई a मीटर हो गया,
इसका बी मीटर और उसका सी मीटर। तब इसका हमको क्षेत्रफल निकालना है। यहाँ पर ना समबाहु है ना समद्विबाहु है, क्योंकि इसका तीनों भुजा अलग अलग है, तो इसलिए सबसे पहले हम निकालेंगे अर्ध परिमिति। अर्ध परिमिति किसको बोलते हैं? तो परिमाप का आधा ही क्या कहलाएगा? अर्ध परिमिति। कोई भी चीज त्रिभुज का परिमाप होगा क्या? तो तीनों भुजा का योग त्रिभुज का परिमाप होता है। तो अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा? तो ये तीनों भुजा की लंबाई को जोड़ करके हम 2 से भाग देंगे, क्या निकल जाएगा? अर्ध परिमाप। यानी कि अर्ध परिमाप उसको अर्ध परिमिति को s द्वारा सूचित किया जाता है। तो s निकालेंगे a प्लस बी प्लस सी बट्टा 2। उसके बाद लिखेंगे s निकालने के बाद विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन सूत्र से रूट अंडर s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब हम बात करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल का बात करेंगे। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल इसका होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। अब ध्यान दीजिए, अब हम बात करते हैं विड्थ का, सर्कल। ध्यान रखिए, सर्कल में विड्थ में बात करेंगे। विड्थ में जीवा कितने होते हैं? विड्थ में अनंत जीवाएं होते हैं। ये है विड्थ का जीवा। विड्थ में हम कितने जीवा खींच सकते हैं? तो अनंत जीवा खींच सकते हैं। याद रखिएगा, सबसे विड्थ की सबसे बड़ी जीवा, विड्थ की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाता है? तो विड्थ का व्यास। याद रखना है, विड्थ की सबसे बड़ी जीवा जो है ये है विड्थ की सबसे बड़ी जीवा। तो याद रखिएगा, विड्थ की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाता है? तो विड्थ का क्या कहलाता है? व्यास। और व्यास का आधा क्या कहलाता है? विड्थ की त्रिज्या। तो हम बात करेंगे, पहले विड्थ का हम परिभाषा देंगे। विड्थ है क्या चीज? तो विड्थ का डेफिनेशन देंगे, किसी निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर खींचा गया वक्र क्या कहलाता है? तो विड्थ कहलाता है। निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर खींचा गया वक्र क्या कहलाएगा? विड्थ कहलाएगा। तो विड्थ का क्षेत्रफल क्या होता है? याद रखना है, विड्थ का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर पाई का मान रखेंगे 22/7 या दशमलव में 3.14। तो याद रखना है, विड्थ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। विड्थ की परिधि की बात करेंगे, तो विड्थ की परिधि यानी कि सरकमफ्रेंस, ये रहा विड्थ की परिधि। तो विड्थ का परिधि क्या होगा? 2 पाई आर। याद रखना, विड्थ की परिधि क्या होगा? 2 पाई आर। अब हम बात करते हैं विड्थ का त्रिज्या। अगर आपको क्षेत्रफल दे दिया जाएगा और विड्थ का त्रिज्या पूछेगा तो क्या लिखेंगे? रूट अंडर क्षेत्रफल बट्टे पाई। क्या हो जाएगा? रूट अंडर क्षेत्रफल बट्टे पाई। अब हम बात करते हैं अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त क्या हुआ? वृत्त का आधा ही क्या है? अर्धवृत्त। वृत्त का क्षेत्रफल जितना निकलेगा उसमें आप 2 से भाग दे दीजिए, क्या निकल जाएगा? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है क्या? तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। हमको क्या चाहिए? अर्धवृत्त, यानी कि आधा को तो बट्टा क्या कर देंगे? 2। तो आपको याद रखना है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर बट्टा 2। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर बट्टा 2। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं अर्धवृत्त की परिमिति। अर्धवृत्त की परिमिति क्या हो जाएगी? तो पाई प्लस 2 इंटू आर। याद रखना है आपको, अर्धवृत्त की परिमिति क्या हो जाएगा? तो पाई प्लस 2 इंटू आर। अब हम बात करते हैं तिर्यखंड का। तो तिर्यखंड को आपको याद रखना है, तिर्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो थीटा बट्टे 360 इंटू, याद देखिए किधर गया तिर्यखंड, इसमें दिखाते हैं आपको। ये हुआ तिर्यखंड, ये मान के चलिए ये थीटा कोण बना। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है क्या? तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। हमको सिर्फ तिर्यखंड ये जो बना है इसका हमको चाहिए, इसका ही क्षेत्रफल चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे? थीटा बट्टे कितना डिग्री का कोण बनेगा? तो 360 डिग्री का बनेगा। तो थीटा बट्टे 360। अब इतना आ गया। अब वृत्त का क्षेत्रफल होता है क्या? पाई आर स्क्वायर। तो तिर्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो गया? थीटा बट्टे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। उसी को हम यहाँ पर लिख दिए हैं पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री हो गया। अब हम बात करेंगे तिर्यखंड का परिमाप का बात करेंगे, तिर्यखंड की परिमाप। तो आप यहाँ पर देखते हैं, फिगर से याद करते हैं, रटने से कुछ नहीं होने वाला। एक बार समझ जाइएगा तो तुरंत उसको जो याद कर लेंगे दोबारा। अब हम बात करते हैं इसका परिमाप का हम बात करेंगे। तो परिमाप क्या होता है पहले ही बता दिए, जैसे इसका हमको परिमाप निकालना। कैसे परिमाप निकालेंगे? तो इसका जो है जो भी भुजा है सभी को हम माप के लिख देंगे, यही क्या हो गया? परिमाप। इसकी लंबाई, इस सभी की लंबाई जितना जितना है इस सब का लंबाई को हम क्या करेंगे? माप के लिख देंगे, क्या निकल जाएगा? परिमाप निकल जाएगा। उसी तरह ये जो तिर्यखंड बन रहा है इस तिर्यखंड का हमको क्या चाहिए? परिमाप चाहिए। तो हम क्या जोड़ेंगे? तो यहां से यहां तक क्या हो गया? त्रिज्या, यानी कि ये आर हो गया। यहां से यहां तक त्रिज्या, ये क्या हो गया? आर हो गया।
ये दोनों को हम जोड़ लिए, आर और आर कितना हो गया, 2r हो गया। अब हमको चाहिए इतना वाला हिस्सा, हमको क्या चाहिए, इतना वाला हिस्सा, बस इसका हमको, इसका लंबाई हमको मापना है, ये कितना लंबा होगा। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, ये पूरा का लंबाई है कितना, ये पूरा 2 पाई आर, वृत्त की परिधि क्या होता है 2 पाई आर, तो ये पूरा कितना हो गया, तो पूरा हो गया कितना 2 पाई आर, पूरा कितना हो गया 2 पाई आर। अब हमको मात्र इतना ही चाहिए, मात्र क्या चाहिए, इतना ही चाहिए। तो इसके लिए हमको क्या लगाना पड़ेगा, थीटा बट्टे हम कितना लिखेंगे 360, थीटा बट्टे 360 लिखेंगे। अब ये हमको इतना मिल गया, इतना मिल गया। अब परिमाप में क्या, ये और ये भी दोनों जोड़ेंगे तो प्लस क्या करेंगे 2r, तो इसी को हम लिखेंगे 2 पाई आर थीटा बट्टे 360 डिग्री प्लस 2r, क्या हो जाएगा, तो तीर्थखंड का परिमाप हो जाएगा, यहां लिखा हुआ है 2 पाई आर थीटा बट्टे 360 डिग्री प्लस 1r, और 1r कितना आर हो गया 2r। इसमें आपको हम प्रूव कर दिए। तो आप ध्यान दीजिए, ये क्या हो गया, तो ये हो गया तीर्थखंड का चाप, क्या हो गया तीर्थखंड का चाप, याद रखिए तीर्थखंड का चाप क्या हो गया 2 पाई आर थीटा बट्टे 360 प्लस 2r, क्या हुआ, परिमाप तो है, तो चापे तो हम बोल रहे थे, तुम नहीं समझे, ई चाप हुआ सिर्फ, क्या हुआ, ई चाप का सिर्फ फॉर्मूला हुआ, हम इतना फॉर्मूला को घेर दिए, तुम इसको नहीं ध्यान दी, ई सिर्फ इतना फॉर्मूला क्या हुआ, तीर्थखंड का क्या हुआ, ई चाप, क्या हुआ तीर्थखंड का चाप, चाप लगने वाला चाप नहीं, चाप, चौकर चाप और चाप, यहां देखिए ये लिखल, ये चाप लगाने वाला सब चाप बोलता है, चाप, चाप ललेटी चाप, वो वाला चाप लगने वाला नहीं, चौकर चाप और चाप, आलू चॉप, चॉप ने चाप, ये क्या हो गया चाप। तो याद रखना है, ये इतना क्या हुआ, ये इतना हुआ, ये इतना क्या चीज हो गया, फिर से चाप, तीर्थखंड का चाप, तकनीक से बोल रही थी परिमाप, परिमाप नहीं हुआ, प्लस 2r करेंगे, अब हुआ परिमाप, प्लस 2r करेंगे ना, देखो यहां से हुआ ना, एगो आर ही हुआ, तो ये दो आर जोड़ेंगे प्लस 2r, तब ना ये पूरा लेंगे, हम इतना ही की बात करेंगे। तो ये क्या है तीर्थखंड का चाप, फिर चाप बोलता है, चाप, चाप क्या हो जाएगा 2 पाई आर थीटा बट्टे 360 डिग्री, ये तीर्थखंड का क्या हुआ चाप, फिर बोलता है चाप, चाप तीर्थखंड का चाप, 2 पाई, अगर कान के नीचे लगा चल, तीर्थखंड का चाप क्या हो गया, चाप 2 चाप, हाँ 2 पाई आर थीटा बट्टे 360 डिग्री प्लस 2r करेंगे तो कुछ हो जाएगा परिमाप। चलो ये आज बहुत इस पर डिस्कस कर लिए, तो बात करेंगे तीर्थखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360 डिग्री। तीर्थखंड का अगर चाप का बात करेंगे तो 2 पाई आर थीटा बट्टे 360 डिग्री, और उसका अगर परिमाप का बात करेंगे तो 2 पाई आर थीटा प्लस 2r, तो अब क्या हुआ परिमाप हुआ। अब हम बात करते हैं वृत्तखंड का, अब हम बात करेंगे, तो याद रखना है वृत्तखंड का क्या हो जाएगा, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360 डिग्री माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बट्टे 2, क्या हो जाएगा वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360 डिग्री, पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360 डिग्री माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बट्टे 2, ये क्या हो गया, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब हम बात करेंगे वृत्तखंड का चाप, तो वृत्तखंड का चाप उतना ही होगा जितना क्या होगा तीर्थखंड का चाप होगा। अब हम बात करेंगे नीचे में घन का आयतन, अब हम ध्यान देंगे घन का आयतन, घन का आयतन क्या हो जाएगा, तो घन का आयतन हो जाएगा L3। सबसे पहले हम बात करेंगे घन में, अब हम बात करेंगे घन में, ध्यान दीजिए घन में कितने सतह होते हैं, तो घन में 6 गो सतह, घन में क्या गो सतह होता है, तो घन में 6 गो सतह होता है। सतह को हम बोलते हैं इंग्लिश में सरफेस बोल देंगे, या बोल, आप ध्यान दीजिए
इसको हिंदी में और सतह और फलक भी बोलते हैं। तो घन में कितने फलक हो जाएंगे, सतह हो जाएंगे, कितना होगा 6। एक ऊपर का हो जाएगा 1 2, इधर 3 4, इस सामने वाला एक पीछे वाला, इतना आ जाएगा। तो घन में सतह का बात किया जाएगा तो घन में 6 को सतह। अगर किनारा पूछा जाएगा तो घन में 12 को किनारा। उसके बाद अगर कॉर्नर पूछा जाएगा यानी कि शीर्ष पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा, घन में 8 को शीर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हम बात करते हैं घन, याद रखिए घन किसे कहते हैं। घन ये अब यहां से नीचे बात करेंगे 3D क्या है, ये सब 3D हो गया। तो घन का बात करेंगे, बोलेंगे वह ठोस पिंड जिसका प्रत्येक फलक एक क्या हो, वर्गाकार हो। जिसका प्रत्येक फलक होगा वर्ग के आकार का उसको हम बोलेंगे घन। तो याद रखेंगे घन में सतह 6 गो, किनारा हो जाएगा 12 गो, शीर्ष हो जाएगा 8 गो, विकर्ण हो जाएगा 4 गो। तो बात करेंगे घन का आयतन क्या हो जाएगा। तो याद रखना है घन का आयतन क्या होता है, L3, यानी कि घन ये भुजा की लंबाई, क्योंकि घन में सभी भुजा की लंबाई बराबर होता है। अगर इसका लंबाई L, इसका लंबाई L, तो तीनों गुना करेंगे तो L गुने L गुने L बराबर हो जाएगा L3। तो घन का आयतन क्या होता है L3। घन का संपूर्ण परिक्षेत्रफल क्या हो जाएगा 6L²। घन का संपूर्ण परिक्षेत्रफल क्या होगा 6L²। चलिए ध्यान दो, घन का विकर्ण बोले बात करेंगे तो √3 गुने भुजा। घन का विकर्ण क्या हो जाएगा √3 गुने भुजा। अब घन का बात करते हैं हम पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, या उसी को हम पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलेंगे तो क्या हो जाएगा 4L²। अब पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है तो ये ध्यान देते हैं। तो पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसमें घन में 4 भुजा ही आता है, इसमें नीचे और ऊपर का भुजा नहीं आता है, इसलिए क्या हुआ 4L²। अब आते हैं घनाभ पर। घनाभ का परिभाषा देंगे, वह त्रिबिंबीय आकृति या 3D आकृति जिसका जो है प्रत्येक फलक क्या हो तो आयताकार हो। तो याद रखना है घन का आयतन क्या हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। घन का आयतन क्या हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। घन का कुल परिक्षेत्रफल क्या हो जाएगा तो 2 × LB + BH + HL। अब कैसे याद रखना है ये ध्यान दीजिए। अब हम बात करेंगे, ये घनाभ का हो गया लंबाई, ये हो गया चौड़ाई और ये हुआ ऊंचाई। आप ध्यान दीजिएगा गौर से, घनाभ का कुल परिक्षेत्रफल हमेशा के लिए याद रहेगा, भूलिएगा नहीं। क्या बोले हैं 2 × LB, क्या ना है 2 × LB, यहां करके प्लस, LB के बाद LB + BH, फिर यहां से यहां जाना है LB प्लस देना है BH, फिर से प्लस देना है, और फिर से H से कहां आना पड़ेगा, शुरू से फिर से आ जाएंगे, लास्ट से फिर से शुरू कर देंगे। तो 2 × LB + BH + HL। याद रखना है घनाभ का कुल परिक्षेत्रफल हो जाएगा 2 × LB + BH + HL। अब हम बात करेंगे घनाभ का विकर्ण। तो याद रखना है घनाभ का विकर्ण क्या होगा √L² + BA² + H²। ये क्या हो गया तो घनाभ का विकर्ण। अब हम बात करेंगे दीवार का क्षेत्रफल। तो याद रखिएगा दीवार का क्षेत्रफल क्या होता है 2 × L + B × H। अब बात करेंगे बेलन। तो बेलन का क्या हो जाएगा तो बेलन का हो जाएगा आयतन πr²h। बेलन का आयतन क्या हो जाएगा तो πr²h। ये ध्यान दीजिए, बेलन में फिगर से क्लियर करते हैं, 3D फिगर ले लेते हैं बेलन, ये बेलन लेते हैं। यहां ध्यान दीजिए बेलन में इसका जो है घुमावदार भाग जो है, जो यहां से यहां तक ये क्या चीज हुआ तो ये हुआ वक्र पृष्ठ, मतलब जो वक्र के आकार का होगा, यानी कि गोले का आकार होगा, वो क्या होगा वक्र पृष्ठ। तो ये बात करेंगे तो ये क्या हो गया बेलन का वक्र पृष्ठ। तो पहले इसको हम क्लियर करेंगे। जैसे यहां आप देख सकते हैं इसमें जो है इसका जो घुमावदार भाग हुआ, इसको जो हम घुमाए ये क्या कहलाया, ये कहलाया वक्र क्षेत्रफल। तो बेलन में याद रखना ये क्या हुआ वक्र क्षेत्रफल, और
घन अति सॉरी बेलन में हम बोलेंगे वृत्त कितने होते हैं, तो एक वृत्त इधर हो गया और एक वृत्त इधर हो गया। तो बेलन में कितने वृत्त होते हैं, तो बेलन में दो तो वृत्त हो गया, एक और एक दो वृत्त। तो ये क्या हो गया, वक्रपृष्ठ। तो बेलन का और आयतन का बात करेंगे तो इसमें इस कंटेनर में जितना चीज अटेगा वही इसका क्या हो गया, आयतन। तो आयतन का फॉर्मूला देख चुके हैं। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर एच होता है। बेलन का वक्र पृष्ठ का बात करेंगे, वक्र पृष्ठ यानी कि ये वाला याद रखिएगा, बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच। बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच। अब हम बात करेंगे बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, तो वक्र पृष्ठ में ये हुआ वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ में एक ये सर्किल और ये सर्किल, ये दोनों सर्किल को जोड़ देंगे तब क्या कहलाएगा, संपूर्ण पृष्ठ। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो ये हो गया 2 पाई आर एच हो गया, और ये पाई आर स्क्वायर, एक पाई आर स्क्वायर ये हो गया। तो हम बोल सकते हैं बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। इसको आप कॉमन ले लीजिएगा तो क्या बनेगा, 2 पाई आर एच इंटू 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। कहां पर लिखा था, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। ये बेलन का क्या हो गया, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। ये 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच हम कैसे प्राप्त किए, ये ध्यान दीजिए। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो गया, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच होता है, प्लस एक ये वृत्त का क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर, और ये हो गया पाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया 2 पाई आर एच प्लस एक और एक कितना हो गया, तो 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। किसमें से 2 पाई आर दोनों जगह है, तो हम 2 पाई आर अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहां से मिलेगा एच और यहां से क्या मिलेगा, तो यहां से आर मिलेगा। तो यही हो गया 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हम याद रखेंगे 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। अब हम बात करते हैं गोला का। अब बात करेंगे गोला का, तो गोला जो है 3D फिगर है। 3D फिगर क्या है, जिसमें ऊंचाई यानी कि मोटाई जिसमें लग गया वो क्या हो गया, 3D फिगर। तो गोला का आयतन का बात करेंगे, तो गोला का आयतन क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यू। याद रखना है गोला का आयतन क्या होगा, तो गोला का आयतन होगा 4/3 पाई आर क्यू। गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का बात करेंगे, तो गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल है 4 पाई आर स्क्वायर। गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो 4 पाई आर स्क्वायर। अब हम बात करेंगे अर्धगोला का आयतन। तो गोला का आयतन जितना है उसका आधा क्या हो जाएगा, अर्धगोला का आयतन। गोला का आयतन होता है 4 पाई आर क्यू। गोला का आयतन क्या होता है, 4 पाई आर क्यू, सॉरी 4/3 पाई आर क्यू। तो अर्धगोला का कितना हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यू। यानी कि देख लीजिए 4 का आधा यहाँ क्या हो रहा है, 2 हो रहा है। तो गोला का आयतन क्या होगा, फिर से याद रखिए, गोला का आयतन होगा 4/3 पाई आर क्यू। गोला का आयतन क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यू। उसके बाद अर्धगोला का कितना हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यू। अर्धगोला कितना हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यू। उसके हम बात करेंगे गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा, तो 4 पाई आर स्क्वायर। गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल या गोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, दोनों बात वही हुआ। तो गोला का संपूर्ण पृष्ठ बोले या वक्र पृष्ठ बोले, उसका क्या हो जाएगा फॉर्मूला, 4 पाई आर स्क्वायर। अब हम बात करेंगे अर्धगोला। तो अर्धगोला का हम देख लिया आयतन क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यू। अब हम बात करते हैं अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो वक्र पृष्ठ हम बोल रहे हैं, तो वक्र पृष्ठ हो जाएगा अर्धगोला का 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोला क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होगा 3 पाई आर स्क्वायर। क्यों 3 पाई आर स्क्वायर होगा, आप यहां ध्यान दीजिए। ये जो है ये हुआ वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि इतना ही वाला भाग जितना भी आएगा इतना ही, इसी को हम मापेंगे। लेकिन संपूर्ण पृष्ठ का बात करेंगे तो ऊपर में ही ध्यान दीजिए, ऊपर में एक सर्किल यहां पर बन रहा है। तो सर्किल का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इसलिए क्या हो गया, अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ में 3 पाई आर स्क्वायर आता है, लेकिन वक्र पृष्ठ में कितना आता है, 2 पाई आर स्क्वायर। उसके बाद हम बात करेंगे, ये देख लिए अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर। अब हम बात करते हैं शंकु का। ये रहा शंकु। शंकु यानी कि बर्थडे वाला टोपी। तो याद रखिएगा, तो शंकु का आयतन क्या हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर है। शंकु का आयतन क्या हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर है। शंकु का आयतन याद हो गया, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर है। उसके बाद हम बात करेंगे शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर एल। क्या हो जाएगा, पाई आर एल।
शंकु का वक्र क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर एल। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई आर इंटू एल प्लस आर। क्यों होगा, क्योंकि ये जो शंकु बना इसका जो है गोलाकार वक्र पृष्ठ है, उस वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना बोले थे, पाई आर एल। संपूर्ण का बात करेंगे तो नीचे में क्या बन रहा है, वृत्त बन रहा है, ये भी वृत्त का क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर जुड़ जाएगा। अब यहां पर भी पाई आर है, यहां पर भी पाई आर है, अगर पाई आर हम कॉमन ले लेते हैं तो यहां से क्या मिलेगा, एल मिलेगा। यहाँ दो आर है, एक बार बाहर निकला लेते एगो अंदर होगा, तो पाई आर इंटू एल प्लस आर। तो शंकु का संपूर्ण क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर इंटू एल प्लस आर। अब हम बात करते हैं खोखला गोला का आयतन। खोखला गोला का आयतन क्या हो जाएगा, 4/3 पाई इंटू बड़का आर क्यू माइनस छोटका आर क्यू। खोखला गोला यानी कि बात कीजिए गेंद, खोखला गोला क्या हो गया, गेंद। तो गेंद में बीच में खोखला रहता है ना, गेंद में बीच में क्या रहता है, खोखला रहता है। तो गेंद का आयतन हम बोलेंगे तो उसमें खोखला गोला में एक अंदर से वृत्त बनेगा, एक बाहर से वृत्त बनेगा, और इतने दूर में मटेरियल भरा रहता है। गेंद में इसी में रहता है, गेंद में बीच में खोखला रहता है, अब थोड़ा सा गेंद के थोड़ा सा मोटाई होगा, तो एक अंदर में वृत्त बनेगा, एक बाहर में वृत्त बनेगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है ना। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पर, तो किधर गया, खोखला गोला का आयतन क्या हो जाएगा, तो 4/3 पाई इंटू बड़का आर क्यू माइनस छोटका आर क्यू। तो खोखला गोला का आयतन याद रखना है 4/3 पाई इंटू बड़ा आर क्यू माइनस छोटा आर क्यू। अब वलय का क्षेत्रफल बोलेंगे तो ये रहा वलय, ये रहा वलय, ये वलय का हो गया, ये बाहरी, ये बाहर वाला त्रिज्या बड़का बड़का मतलब बड़ा वृत्त का आर, ये छोटा वृत्त। यहाँ पर इसमें वलय में दो वृत्त बन रहा है, एक ये छोटा वाला बन रहा है, कि ये बाहर से बड़ा वाला बन रहा है। तो क्या बोलेंगे, पाई इंटू बड़ा स्क्वायर माइनस छोटा स्क्वायर। क्योंकि वलय यानी कि इतना ही हिस्सा का हमको क्षेत्रफल चाहिए, इतना हिस्सा का क्षेत्रफल चाहिए, तो बाहर वाला वृत्त का क्या हो जाएगा, पाई बड़ा आर स्क्वायर, और छोटा वाला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। दोनों जगह पाई है, पाई कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर। याद रखना है वलय का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई इंटू बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर। बड़ा आर हो गया बाहरी वृत्त की त्रिज्या, और छोटा आर क्या हो गया, अंदर वाला वृत्त की त्रिज्या। तो याद रखना है वलय का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई इंटू बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर, वलय का हो गया। अब हम बात करेंगे शंकु के छिन्नक। शंकु के छिन्नक, छिन्नक मतलब समझ ले बाल्टी, कथी, बाल्टी। यहां पर ये जो बनाया बाल्टी, ये शंकु के छिन्नक बोलेंगे क्या समझ जाओ, बाल्टी ना, जब भैंसी के पानी देने जाता। तो याद करेंगे शंकु के छिन्नक इसका आयतन हो गया 1/3 पाई एच, 1/3 पाई एच इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2। याद ध्यान दीजिए, इसमें ये हुआ R1, ये क्या हो गया है लिखा रहे, ये हो गया R1, ऊपर में हो गया R2, ये हो गया तिर्यक ऊंचाई L, तिर्यक ऊंचाई L, और ये क्या हो गया ऊंचाई H। तो इसका याद रखना है शंकु के छिन्नक आयतन हो गया 1/3 पाई एच, 1/3 पाई एच इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2 यानी कि दोनों गुना करना है। तो शंकु का आयतन क्या हो जाएगा, फिर से याद, शंकु का आयतन क्या हो जाएगा 1/3 पाई एच इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2। ये क्या हो गया शंकु का, शंकु के छिन्नक का आयतन। अब हम बात करेंगे शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ये वाला जो भाग आया, ये वाला जो भाग आया, बाल्टी वाला जो चदरा होता है ना चारों कता से घुमा का बनल, उसी का। तो शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई इंटू बड़ा आर प्लस छोटा आर इंटू एल। क्या हो जाएगा, पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू एल। नहीं तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, शंकु का क्या है, शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठ पाई एल इंटू R1 प्लस R2। अब बात करते हैं शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठ में ये वक्र पृष्ठ भी आएगा, एक ऊपर वाला वृत्त आएगा और एक नीचे वाला वृत्त आएगा। तो क्या हो जाएगा, पाई एल इंटू R1 प्लस R2 प्लस पाई आर स्क्वायर 1, एक ये वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा, अब पाई आर स्क्वायर 2 ये वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा।
तो शंकु के चिन्ह का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करेंगे, क्या हो जाएगा, तो पाई एल इंटू R1 प्लस R2 प्लस पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। ये शंकु के चिन्ह का हो गया कथी, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। याद हुआ, शंकु के चिन्ह का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बोलेंगे, और क्या बोलेंगे, दुगुवृत्त का क्षेत्रफल। दुगुवृत्त बनेगा, एगो वृत्त की त्रिज्या R1 मान लेते हैं, दूसरा वृत्त की त्रिज्या क्या मान लेते हैं, R2। तो इसका शंकु के चिन्ह का पहले वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो पाई एल इंटू R1 प्लस R2। ये क्या निकल गया, तो उसका निकला वक्र पृष्ठ, और संपूर्ण पृष्ठ में एक ऊपर वाला वृत्त एक नीचे वाला वृत्त, तो हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। ये हो गया शंकु क्या, शंकु के चिन्ह का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। देखो कौन, अब हम बात करेंगे इसका जो है, बात करते हैं एल का, तिर्यक ऊंचाई जो है, तिर्यक ऊंचाई, ये तिर्यक ऊंचाई निकालने का फॉर्मूला है एल का रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, यानी कि बड़ा वृत्त की त्रिज्या माइनस छोटा वृत्त की त्रिज्या। बड़ा वृत्त जो बनेगा वो बड़ा वृत्त का त्रिज्या होगा R1, छोटा वृत्त का त्रिज्या क्या हो जाएगा, R2। तो इसका बात करेंगे तिर्यक ऊंचाई बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस बड़ा वृत्त की त्रिज्या, यानी कि बड़ा वृत्त की त्रिज्या हम R1 मान लिए है, तो R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। यहां तक हम मेंसुरेशन का बात कर लिए। अब हम आगे बात करते हैं, आ जाओ, अब आते हैं हम अलजेब्रा में। ध्यान देना है बीजगणित में, इसमें पहले कुछ चिन्ह का बात करते हैं। अगर प्लस और प्लस दिया जाए तो प्लस प्लस को क्या करना है, जोड़ देना। प्लस और प्लस को क्या करना है, जोड़ देना है। माइनस माइनस मिलेगा, इसको भी क्या करना है, जोड़ देना है। अब प्लस माइनस कहीं पर मिला तो प्लस माइनस मिलेगा तो क्या करना है, बॉड में से छोड़ को क्या करना है, घटाना है। जैसे -4 और -4, इसको हम क्या लिखेंगे, -8 लिखेंगे। अगर कहीं मिल जाएगा -4 और +4 मिल गया तो तुरंत क्या कर देंगे, माइनस प्लस मिलेगा तो घटा देंगे। 4 में 4 का क्या हो गया, 0। अगर 4 और 4 दोनों का चिन्ह प्लस रहेगा तो क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। याद रखना है, माइनस माइनस मिलेगा फिर भी जोड़ना है, प्लस प्लस मिलेगा तो ये जोड़ना है। माइनस माइनस प्लस प्लस दोनों में जोड़ देंगे। अब प्लस माइनस मिलेगा तो क्या कर देंगे, घटा देंगे। अब हम बात करते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो याद रखना a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। नींद लग रहा है जरा, सुझाव को देखो। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। याद रखना a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर का बात करते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का बात करते हैं। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, a माइनस बी प्लस a माइनस बी इंटू a प्लस बी, a माइनस बी इंटू a प्लस बी। अब a प्लस बी का होल क्यू, तो a प्लस बी का होल क्यू क्या हो जाएगा, a क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। पहले a पर स्क्वायर बना, उसके बाद b पर स्क्वायर। a क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू। ये हो गया प्लस बी का होल क्यू। उसके हम बात करेंगे a माइनस बी का होल क्यू। क्या हो जाएगा, सेम फॉर्मूला रहेगा, अल्टरनेट वे में प्लस माइनस लगा देंगे। पहले प्लस तब माइनस, प्लस माइनस करते चल जाएंगे। तो a माइनस बी का होल क्यू क्या हो जाएगा, a क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू। ये क्या हो जाएगा, तो a माइनस बी का होल क्यू हो जाएगा। अब हम बात करेंगे a प्लस बी का होल 4। तो होल 4 का बात करने से पहले कुछ ट्रिक सिखा देते हैं। होल 4, 5, 6, 7 कुछ भी मिलेगा एक बार में, एक झटका में आप लिख दीजिएगा। a प्लस बी का होल 4 ये लिखना सिखा रहे हैं। a प्लस बी का होल 4, 3, 2, 5, 6, 7, 8, 90, 20, 100, 1000, लाख, करोड़ कुछ मिले सब हम लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, ध्यान देना है। ये लिखते हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, एक चैप्टर है 11th में, उसी के मतलब उसी के रूल से बनाया हुआ है फॉर्मूला। ये a प्लस बी का होल 4 है, a प्लस बी का होल 4 है। तो याद रखना है a का पावर शुरू में कितने लिखेंगे, 4। पहला जो टर्म है वो लिख करके जितना पावर है वो हम लिख देंगे। a का पावर कितना हो गया, 4 प्लस ये जो पावर है वो अगला टर्म का हमको गुणांक बना देना।
ये जो पावर है अगला टर्म को क्या बना देंगे, गुणांक बना देंगे, तो लिखेंगे 4। और a का पावर यहां से हम घटाते घटाते चलेंगे, 4 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 1 आएगा, 1 के बाद क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो a का पावर घटते चलेगा, b का पावर बढ़ते चलेगा, a का पावर घटते चलेगा, b का पावर बढ़ते चलेगा। तो कैसे लिख रहे हैं, फिर से ध्यान दो, a का पावर कितने लिख दिए 4 प्लस ये जो पावर है इसको हम क्या बना दिए, अब कोफिशिएंट यानी कि गुणांक। तो 4 a का पावर यहाँ 4 था, कितने हो जाएगा 3, a का पावर यहाँ 4 था, कितने हो जाएगा 3। इसमें b है कि नहीं, पहली बात बताओ, b है, लेकिन b का पावर वहां पर कितने है 0, b का पावर कितने है यहाँ पर 0, क्योंकि कोई भी चीज का पावर 0 वैल्यू कितने होता है, एक तो यहाँ पर था एक है ना, एक तो यहाँ b है, लेकिन b का पावर कितना है 0। अब b का पावर यहाँ पर कितना आ जाएगा, एक तो पावर लिखते हैं ना, एक तो हमेशा आगे पीछे। गांव घर में कहावत है, जकरा पास कुछ नहीं होता है कथी भगवान, लेकिन मैथ में जकरा पास कुछ नहीं होता अगरा पास कथी होता है एक। नहीं मानेगा तो उठा उठा के बाजार के नाक मुंह सब बोर फाड़ देंगे, सीधा वो पावर में बैठो। तो यहां पर ध्यान देना है, a का पावर चलेगा घटते क्रम में और b का पावर चलेगा बढ़ते क्रम में। तो a का पावर कितना हो गया 4 प्लस ये जो पावर है उस पावर को क्या बना देंगे आप, कोफिशिएंट गुणांक बना देंगे। और a का पावर क्या कर देंगे, घटाएंगे, तो यहाँ 4 है तो कितने हो गया 3, यहाँ b का पावर 0 है, b का पावर कितने हो गया 1 प्लस। अब हमको नेक्स्ट वाला टर्म का हमको गुणांक फाइंड करना है, गुणांक कितने होगा, ये मेन बात है। गुणांक याद रखना, ये जो है कोफिशिएंट और ये पावर दोनों को गुना कर दो, तो 4 तिया कितना हो गया 12। ज्यादा नंबर का टर्म है उसे इसमें भाग दे दो, तो 1 और 2 कितना नंबर का टर्म है, ये दूसरा टर्म है, कितने से भाग देंगे 2, कितने आएगा 6। तो अगला टर्म का कोफिशिएंट कितने निकल गया, तो 6 निकल गया। 6 a का पावर तुरंत घटा देना, यहाँ 3 है तो कितने हो जाएगा 2, b का पावर 1 है तो यहाँ कितने हो जाएगा 2 हो गया प्लस। अब अगला टर्म कोफिशिएंट चाहिए, फिर हम वही काम करेंगे, दोनों क्या कर देंगे 6 दूनी केम्मा नंबर का टर्म है 1 2 3, तुरंत कितने करेंगे 3 से भाग, 3 चौकी 12। अब अगला टर्म का कोफिशिएंट कितने निकला 4, a का पावर घट जाएगा, अब कितने हो गया 2 था तो 1 हो जाएगा, b का पावर कितने हो जाएगा 2 1 वर्ग 3, फिर 4 एकम पावर 1 है ना यहाँ पर 4 एकम 4, कितने से भाग देंगे 1 2 3 4, चौथा टर्म से भाग देंगे, कर देगा कितने आया 1 लिखेंगे नहीं, a का पावर यहाँ 1 था, अब a का पावर कितने हो जाएगा 0, a का पावर 0 हो गया, वैल्यू कितने हुआ 10 में लिखेंगे, b का पावर यहाँ 3 है, b का पावर कितने हो जाएगा 4। याद रखो a प्लस b का पावर 4 है तो टर्म क्या को निकलेगा 5 गो, एक a प्लस b का पावर कितने है 4 ना, पुष्पा स्टाइल में 4, a प्लस b का पावर 4 है तो इसका जो है इसमें टर्म कितने होंगे 5, 1 2 3 4 5। तो किस तरह लिखे समझ में आया, तो उसी तरह यहां पर लिखा है, मिला के देखो वही बात लिखा है ना, a प्लस बी का होल 4, a का पावर 4 प्लस 4a क्यूब b प्लस 6a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस। तो रटने की जरूरत नहीं ना, जब जरूरत हो तब तो लिखा जाएगा, कोशिश 1-2 बार करना हो जाएगा। अब हम बात करेंगे a माइनस बी का होल 4, ज्यादा नहीं, जो प्लस वाला आता है ना, जो प्लस वाला फॉर्मूला है उसमें अल्टरनेट में प्लस माइनस कर दो, a माइनस बी हो गया। पहला टर्म प्लस रहने देना है, दूसरा टर्म क्या कर देना माइनस, a माइनस बी का देखो यहाँ मिल जाएगा। जो बात ऊपर लिखे हैं वही बात नीचे है, पहला प्लस दूसरा माइनस प्लस माइनस प्लस, बस इसी तरह। अब हम बात करेंगे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, नहीं समझी, बहुत अच्छा बात है, समझ वो नहीं करो, छोड़ दो उसको। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, अब हम बात करेंगे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc और 2ca। ये क्या हो गया a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, क्या हुआ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये क्या निकला, तो a प्लस बी का a प्लस बी प्लस सी का क्या निकला, ये
होल स्क्वायर। अब हम बात करेंगे ए क्यू प्लस बी क्यू, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, फिर दोनों को बढ़िया ध्यान देना, इस सब ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला। ये सब फॉर्मूला कौन यूज होता है, ये सब फॉर्मूला का तो यूज कहीं मिलेगा चाहे नहीं मिलेगा, इसका यूज मिल भी जाता है, इसका थोड़ा मोड़ा, लेकिन ये दोनों फॉर्मूला खूब चलती है। ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू, और एगो क्या बोले हैं ए क्यू माइनस बी क्यू। याद रखना है इसमें ए प्लस बी है तो क्या लिख देंगे ए प्लस बी, इसमें माइनस वाला है तो क्या लिखेंगे ए माइनस बी। ए प्लस बी लिख दिए, ए माइनस बी तो ए माइनस बी लिख दिए, इनटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस, यहां ध्यान देना यहां प्लस है तो यहां क्या आ जाएगा माइनस, ऊपर में लिखते हैं ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहां पर प्लस है तो यहां पर क्या रहा माइनस, इसका लिखेंगे ए माइनस बी का फॉर्मूला लिखेंगे, मिट जा ए क्यू माइनस बी क्यू लिखेंगे तो ए माइनस बी, देखो ए क्यू माइनस बी क्यू लिख रहे हैं तो शुरू में क्या लिख रहे हैं ए माइनस बी, यहां पर ए क्यू प्लस बी क्यू लिखे तो शुरू में क्या लिखे ए प्लस बी, तो पहला टर्म क्लियर हो गया। उसके बाद लिखेंगे इनटू ए स्क्वायर, यहां माइनस है तो यहां क्या देंगे प्लस ए बी, प्लस का थी बी स्क्वायर। बस इतना ही डिफरेंस था, किसी तरह ट्रिक बता याद करने का, याद करना ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी, देखो ए क्यू प्लस बी क्यू शुरू में क्या है ए प्लस बी, ए क्यू माइनस बी क्यू शुरू में क्या है ए माइनस बी, बाद में देखो बाद में बात सेम है ना, ए स्क्वायर ए बी बी स्क्वायर ए स्क्वायर ए बी बी स्क्वायर, यहाँ बीच में प्लस है तो यहाँ कथी है माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ कथी है प्लस, बस इतना ही का डिफरेंस है। तो ए क्यू प्लस बी क्यू क्या हो गया, फिर से याद करने की कोशिश करो, ए क्यू प्लस बी क्यू क्या हुआ ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस है तो कभी बोलेंगे माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, है ना, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया ए क्यू और का थी प्लस बी क्यू का। अब हम बात करेंगे ए क्यू माइनस बी क्यू का, तो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, याद हुआ दो फॉर्मूला। अब नीचे में आते हैं, आप ध्यान दो नीचे में क्या है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, है ना, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, इसका फॉर्मूला क्या होगा तो ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, है ना, ए क्यू बी क्यू सी क्यू माइनस 3abc बराबर क्या आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, याद हो गया। चलो अब हम आगे बात करते हैं, चलो इस सबको छोड़ो, अब नीचे में द्विघात समीकरण पढ़ाते हैं। द्विघात समीकरण रिमेंबर याद करो, यहां से तुमको जो ऑब्जेक्टिव में निकलवे करेगा जरूर जरूर, इस बार भी जरूर आएगा, एकदम फिक्स है, यहां से हर एक साल में आता है, इस बार भी आएगा। पहले बात करते हैं समीकरण का, तो समीकरण किसको बोलेंगे, कब जब भी बराबर के बीच में सिंबल देखना, बराबर के दोनों साइड कुछ लिखा हुआ और तुरंत क्या हो समीकरण है। समीकरण बहुत प्रकार का हो जाएगा, इसमें तुम्हारा पढ़ना है रैखिक समीकरण, क्या पढ़ना है रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण किसको बोलेंगे तो जकर घात कहते हो एक, घात कहते हो एक। अब रैखिक समीकरण तुम्हारा कई पर रैखिक समीकरण एगो चर में हो जाएगा, दो चर वाला भी हो जाएगा, रैखिक समीकरण एक चर वाला भी होता है, दो चर वाला भी होता है, तीन चर वाला भी होता है, सब होता है। तो एक चर वाला बच्चे से पढ़ते आ रहा होगा सब दिन से, और दो चर वाला कहां से स्टार्ट हो जाता है 9वां से स्टार्ट हो जाता है, 9 से स्टार्ट हो जाता है, 9 10 एक बाद दो चर वाला, और उसके बाद तीन चर वाला भी एक बाद मिलेगा। तो हम बात करते हैं रैखिक समीकरण का। तो रैखिक समीकरण ये हुआ एगो वेरिएबल वाला, इसमें देखो एगो वेरिएबल एक्स है और ए बी क्या है कांस्टेंट, ए बी क्या है तोरा ए और बी अचर, कांस्टेंट है और एक्स क्या है चर यानी कि वेरिएबल। इसका एग्जांपल हो गया 2x + 3 = 0, यहां पर लिखा हुआ है 2x + 3 = 0। हम बात करेंगे ये कैसा समीकरण है, तो बोलना है एक चर वाले रैखिक समीकरण। क्या वेरिएबल है में एगो वेरिएबल है, एक चर वाले रैखिक समीकरण, एक चर वाले
रैखिक समीकरण। अब हम इसमें हम y लगा दिए, अब क्या हो गया, दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण। हले एम एक बार हम लिख दिए x प्लस वाई बराबर 0। अब दो चर वाला रैखिक समीकरण क्या हो गया, दूगो, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म समीकरण हो गया, दो चर वाले रैखिक युग्म समीकरण। युग्म का मतलब दो, जोड़ा, समझ आ रहा है ना, इसलिए थोड़ा 10th में चैप्टर रखा थी, दो चर वाले युग्म समीकरण ना, दो चर वाले रैखिक युग्म समीकरण, युग्म समीकरण आता है ना, युग्म, युग्म का मतलब याद रखना, युग्म का मतलब दूगो, जोड़ा। युग्म समीकरण की बात करेंगे उसमें भी दूगो वेरिएबल होगा, दो चर वाले रैखिक युग्म समीकरण। युग्म मतलब दूगो, युग्म मतलब पता चल रहा है, युग्म मतलब हो जाता है। दूगो चर बोलेगा तो चर क्या होना चाहिए, दूगो होगा, याद रख लो, दूगो चर है, रैखिक बोल रहे हैं, पावर किया है एक, पावर है एक। आप जैसे यहां बात कर लेंगे 2x² प्लस y² बराबर 6, ये भी समीकरण है कि नहीं, समीकरण है, लेकिन अब रैखिक हो रहा है, रैखिक नहीं हुआ, पावर कितने है, क्या हो गया, द्विघात। तुरंत क्या बोलेंगे इसको, दो चर वाले द्विघात समीकरण। ये क्या हो गया, दो चर वाले द्विघात समीकरण। पता चल रहा है ना धीरे धीरे। तो आप जो है समीकरण बात कर दिए। अब है युग्म समीकरण जो होगा, युग्म समीकरण बोलेंगे ना, युग्म समीकरण, तो तुम क्या को समीकरण समझेगा, दूगो। देखो कथी का क्या ही है, युग्म समीकरण का बात करेंगे तो क्या को समीकरण समझेगी, दूगो। क्या को समझेगी, दो। युग्म मतलब जोड़ा यानी कि दो। युग्म समीकरण का बात करेंगे तो दूगो समीकरण। तो अब जो है दो चर वाले रैखिक युग्म समीकरण, ये क्या है, युग्म समीकरण ax प्लस बी बराबर सी और dx प्लस सी बराबर है। यहां पर a b c d e f तुम्हारा जो है क्या चीज है, अचर है, और x y क्या है, चर है। तो अब याद रखना, युग्म समीकरण के हल होने का शर्त, युग्म समीकरण यह लिखे हैं, दो समीकरण आएगा क्या कहेंगे, युग्म समीकरण। तो अब युग्म समीकरण का कब हल कैसा होगा नहीं होगा हम बात करेंगे। अब ध्यान दो, लागे मेरी आगे लेने का के गुरु भाई नाम देते, आयुष गुरु भाई नाम देते, जा नीलम दीदी हालिंदर भैया में 3 सुख दिया ही जाकर। a1x प्लस bny बराबर c1, a2x, हाँ चलो चुपचाप सुनो, ध्यान दो यहां पर, a2x प्लस b2y बराबर c2। ये क्या है, ये क्या है जल्दी बताओ, दो चर वाले रैखिक युग्म समीकरण। क्या चीज है, युग्म समीकरण। क्या है, युग्म समीकरण। अब इस युग्म समीकरण का बात करेंगे, अब इसमें सही बात करेंगे, युग्म समीकरण का बहुत गौर से ध्यान देना, ऑब्जेक्टिव में जरूर लड़ेगा। युग्म समीकरण सीधा वो युग्म समीकरण में ध्यान दो, अगर x1 का ये जो कोफिशिएंट लिखे हैं a1 यहां से है b1, a1 b1, a2 b2, c1 c2, ये सब क्या है, तो ये सब अचर है। कथी है, अचर, फिक्स है, ये सब अचर है। और xy कथी है, चर यानी कि वेरिएबल है। अगर क्या बात करते हैं, अगर याद रखना a1 बट्टा a2 मतलब इस दोनों का गुणांक जो निकालेगा और इसका गुणांक निकालेंगे b1 बट्टा b2, a1 बट्टा a2 और b1 बट्टा b2। अगर ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं हुआ, हम इसका निकालेंगे a1, इसका a2 निकालेंगे, जितना निकलेगा b1 बट्टा b2। अगर ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं हुआ तब ये समीकरण युग्म कैसा युग्म कहलाएगा, तो अविरोधी, अविरोधी युग्म कहलाएगा। कैसा युग्म कहलाएगा, अविरोधी युग्म कहलाएगा। कैसा युग्म, अविरोधी। याद रखना, अविरोधी का हम हल का बात करेंगे तो इसका हल क्या होगा, केवल एक। हल कितना हो जाएगा, केवल एक। और इसका हम ग्राफ का बात करेंगे, कैसा होगा, ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ हो जाएगा प्रतिच्छेदी। याद हुआ, तो याद रखना, अगर a1 बट्टा a2 बराबर नॉट इक्वल टू b1 बट्टा b2 आता है, तभी जो युग्म समीकरण है कैसा युग्म समीकरण कहलाएगा, अविरोधी। कैसा युग्म समीकरण कहलाएगा,
अविरोधी। उसके बाद इसका हल हो जाएगा केवल एक, और ग्राफ कैसा हो जाएगा? प्रतिच्छेदी। और बात करते हैं इसमें, अगर A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2, यानी कि ये A1 बट्टा A2 वो निकालेगा, B1 बट्टा B2, C1 बट्टा C2। अगर ये तीनों आपस में बराबर हो गया, अगर तीनों ये आपस में बराबर हो गया, तब क्या होगा? तब परमाणु बम फट जाएगा। देखो, अगर ये तीनों बराबर हो जाएगा तब ये समीकरण कैसा कहलाएगा? आश्रित समीकरण। कैसा युग्म समीकरण कहलाएगा? आश्रित युग्म। कैसा? आश्रित। कैसा कहलाएगा? आश्रित। याद हो रहा है ना? आश्रित, आप याद रखना। कैसा युग्म हुआ ये? आश्रित। इसमें हल का बात करेंगे तो हल क्या होगा? हल कैसा हो जाएगा? अनगिनत। हल कितना आ जाएगा? अनगिनत। और ग्राफ कैसा होगा? संपाती। हम ग्राफ लिखवे नहीं किए। ग्राफ कैसा होगा? संपाती। प्रतिच्छेदी में एक समीकरण का ये ग्राफ हुआ और दूसरा का एक दूसरे से क्रॉस करेगा, और संपाती में जैसे एक रेखा जाएगा और दूसरा रेखा भी इसी पर चला जाएगा। मतलब जो है दूगो समीकरण, इसका देखो, इसका भी मान सरणी कुछ निकलेगा, इसका भी निकलेगा। तो एक का जो वैल्यू आएगा, दूसरा वाला भी वैल्यू क्या आएगा? वही रेखा पर आएगा। तो याद रखना है संपाती। एंड थर्ड कंडीशन का हम बात करेंगे, तेरा क्या होगा? कालियां अपनी तो ऐसी तैसी कट जाएगी। अब यहां ध्यान दो, तो यहां से लिखेंगे A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर नॉट इज इक्वल टू C1 बट्टा C2। देखो A1 बट्टा A2 भाग रे भाग, जो नहीं अमीर का A1 बट्टा A2 चलो बराबर बात करेंगे। A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2, ये C1 बट्टा C2, ये दोनों बराबर होता है और तीसरा बराबर नहीं होता है। आप देखो, आप ये कैसा युग्म कहलाएगा? कैसा युग्म कहलाएगा? विरोधी युग्म। कैसा? विरोधी। आप याद रखिए, आप हमारी बात याद कर, जे विरोधी याद हो तो जो याद होगा कथी? विरोधी। विरोधी याद होगा, ठीक ओकर घर के सामने समारा नौता मार के भोज करेंगे, ओकरा नौता नहीं देकर। जे विरोधी याद होते समारा नौता करके ओकर ठीक घर के सामने समांतर में क्या करना है? समांतर में समारा नौता में भोज करना है। ओकरा घर के एक भी नहीं, ओकरा घर के एक भी नहीं आदमी को भोज खिलाना। याद हुआ? एक भी नहीं मतलब तो विरोधी का हल कितने होगा? विरोधी का हल का बात करेंगे तो हल क्या होगा? हल हो जाएगा एक भी नहीं को थोड़ा सा पोलियो लग गया। और जो है ग्राफ कैसा होगा? ग्राफ तो क्या भोज करेगा? समांतर। एकदम जो विरोधी होगा दियाल, क्या करना है? भोज करना है समारा नौता दो को, लेकिन ओकरा समारा नहीं देना है। ओकर घर मान के चलो, अगर यहाँ है, हमार घर यहाँ है, समांतर में ओकर घर के समांतर में यहाँ समारा नौता में भोज करेंगे। ठीक, एक को नहीं खिलाएंगे। याद हुआ? तो विरोधी में बात करना, विरोधी A1 बट्टा A2, B1 बट्टा B2, C1 बट्टा C2, ये दोनों बराबर हो जाएगा, ये बराबर नहीं होगा। विरोधी हल होगा एक भी नहीं, ग्राफ समांतर। आप देखो ऑब्जेक्टिव में क्या पूछता है? पूछेगा इसमें से समीकरण दे देगा, बोलेगा ये समीकरण युग्म संगत है या असंगत। एग्जाम में थोड़ा पूछता है। जैसे समीकरण देखो, हम इसमें एक एग्जांपल से बात करते हैं। नहीं, पहले इसमें एक बात जान लो, संगत और असंगत क्या हुआ? तो यहां ध्यान दो, संगत और असंगत क्या हुआ, ध्यान दो। जिसमें हल निकलेगा वो क्या होगा? संगत, और जिसमें हल नहीं निकलेगा वो क्या हो जाएगा? असंगत। तो हल नहीं निकलता है कहीं में, अरे हल नहीं निकलता है कहीं में, आई में हल नहीं निकलता है। तो ये कैसा युग्म होगा? कैसा समीकरण युग्म? असंगत। ये क्या होगा? असंगत। और ये दोनों में हल निकल रहा है ना, अरे में तेवो निकल रहा है ना, आई में कितने निकल रहा है? अनगिनत भी निकल रहा है, इसमें भी निकल रहा है। तो ये दोनों क्या हुआ? संगत। ये दोनों क्या हो गया? संगत। ये क्या हो गया? असंगत। समझ रहा है ना? आप देखो अभी तो पार्टी होगी। आप देखो, ये तुमको दे दिया गया, पूछेगा
इसका हल संगत है या असंगत समीकरण, इसका चेक करना है क्या होगा। तो चेक करेंगे 2/4 A1 बट्टा A2, तो ये क्या हो गया A1 बट्टा हम A2 निकाल रहे हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 यानी कि 1/2। B1 बट्टा B2 निकालो, क्या हुआ 2/6, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 1/3। ओहो 1/2 1/3 बराबर है दोनों, नहीं ना। तो यहाँ पर लिखेंगे A1 बट्टा A2 बराबर नॉट इक्वल टू B1 बट्टा B2। तुरंत बोल देंगे अविरोधी युग्म समीकरण, ग्राफ कैसा बोल देंगे प्रतिच्छेदी, हल होगा केवल एक। चलो बहुत हो गया बकवासे में। तो यहां बात कर लिए, याद रखना अविरोधी समीकरण योग होगा उसी को क्या बोला जाता है संगत, और आश्रित वाला को हम क्या बोलते हैं इसको भी संगत, अविरोधी विरोधी क्या बोलते हैं असंगत। इसका हल अविरोधी वाला का केवल एक, आश्रित वाला का अनगिनत। देखो संगत जो युग्म होता है ना उसी का ये प्रकार है, अविरोधी और कथी आश्रित, असंगत तो विरोधी होते हैं। तो इसका याद रखना, इसमें अविरोधी में हल केवल एक, आश्रित में अनगिनत, और विरोधी में क्या गुरु ने बोल दिया ना उधर। हाँ चलो अब हम बात करते हैं पॉलिनोमियल। अब आते हैं पॉलिनोमियल पर। आप देखो यहाँ पहला लाइन से तुमको आएगा, ये पहला लाइन है ना, इसी से 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव आएगा। पहला लाइन से, पहला लाइन पढ़ो, 1 नंबर ऑब्जेक्टिव फिक्स है वही लाइन से। क्या है लाइन, तो याद रखना बहुपद का जो घात होता है, पूछा हुआ है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में देख लेना, खोज के पूछा हुआ है, बहुपद की घात होती है पूर्ण संख्या। क्या होती है पूर्ण संख्या, पूछा हुआ बहुपद की घात क्या होता है पूर्ण संख्या। बिहार ऑफ स्टूडेंट है, बहुपद का घात क्या होगा पूर्ण संख्या। याद रखना बहुपद पॉलिनोमियल में यदि सभी पदों के घात क्या हो पूर्ण संख्या तो वह बहुपद कहलाएगा, अगर पूर्ण संख्या नहीं है तो बहुपद नहीं कहलाएगा। एकदम क्रिया खा लो, भाग क्रिया खा लो, ये बात को याद रखना। आगे ध्यान दो, पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं, पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं, तो प्राकृत संख्या में हम 0 शामिल कर देंगे तब क्या कहलाएगा पूर्ण संख्या। उठती है, यह सब देश के भविष्य खराब करता है, उठ ये सब देश के भविष्य, सब देश के भविष्य ले डूबेगा ये सब भविष्य, ये सब देश के भविष्य के लिए डूबते हैं ये सब। यहाँ ध्यान देना है। अब हम बात करेंगे बहुपद, याद रखना बहुपद में सभी घात का, सभी जितना भी पद है सभी पद का घात क्या होगा तो पूर्ण संख्या होगा। अब हम बात करते हैं द्विघात बहुपद। क्या बात करेंगे द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या होगा, तो याद रखना इसमें घात कितना होगा 2। त्रिघात बहुपद में घात कितने होगा 3। अगर बहुपद का घात 2 है तो द्विघात बहुपद बोलेंगे। अगर बहुपद का घात 1 है तब क्या कहलाएगा 1, अभी बोल रहे थे बहुत समझाए थे, 1 रैखिक, गधा है तुम्हारे का। अगर बहुपद का घात 1 होगा तो क्या कहलाएगा रैखिक बहुपद। अगर 2 रहेगा तो द्विघात, 3 रहेगा तो त्रिघात बहुपद। परिभाषा याद हो लो, याद रखिए। तो अब यहाँ पर याद रखने वाला बात क्या है, कुछ होने, अगर x के घात 2 है तो उसका मूल क्या होगा 2। x के घात 2 है तो मूल होगा 2। एगो मान लेंगे हम अल्फा मान लिए, दूसरा क्या मान लिए बीटा। तो मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a। यहाँ ध्यान दो, द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, लिखा रहे ax² प्लस bx प्लस c। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट क्या हो गया a, ये जो है x का क्या है b, अचर पद क्या है c। तो याद रखना ये जो मूल निकलेगा अल्फा प्लस बीटा क्या होगा -b/a, यानी कि b और b बट्टा a क्या होगा अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा c/a। अब हम बात करेंगे तो द्विघात बहुपद में देखना इसका क्या होगा, द्विघात बहुपद बराबर होगा a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। याद रखना जहां पर ये अल्फा और बीटा, अल्फा है अल्फा और बीटा क्या है द्विघात बहुपद का क्या है ये मूल है। अब हम बात करते हैं त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद में घात कितना होगा 3। तो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। तो घात 3 है तो इसका मूल भी क्या को निकलेगा 3 गो, क्या को निकलेगा 3 गो। हम मान लिए इसका पहला मूल अल्फा,
दूसरा मूल बीटा, तीसरा मूल क्या मान लिए, गामा मान लिए। तो अब यहाँ ध्यान दो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होगा, माइनस बी बटा ए। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होगा, माइनस बी बाय ए। अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा बराबर क्या होगा, सी बाय ए। अल्फा बीटा गामा बराबर क्या होगा, माइनस डी बाय ए। याद रखना, इससे जो है फिक्स है, एबे करेगा, एकदम फिक्स रहेगा, इस पर एबे करेगा। याद हुआ फॉर्मूला, रिवीजन हो गया, बहुत अच्छा से करवा दिया रिवीजन, याद भी हो चुका होगा। अब हम आगे बात करेंगे, अब द्विघात समीकरण बताते हैं। द्विघात समीकरण बता दिए थे, जिस समीकरण का घात कहते हो दो, जिस समीकरण का घात दो हो उसको हम क्या कहेंगे, द्विघात समीकरण। याद हो रहा है ना, जिस समीकरण का घात क्या हो दो, क्या कहलाएगा, द्विघात समीकरण कहलाएगा। अब यहां ध्यान दो, द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड रूप है, यहां देख, द्विघात समीकरण का, तेरा ध्यान किधर है, द्विघात समीकरण इधर है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है। यहां ध्यान दो, एबीसी याद रखना, एक्स स्क्वायर का आगे का मान एक्स प्लस का आगे बी का मान अचर पद सी। तो यहां पर बात करेंगे इसका जो है विवेचक यानी कि डिस्क्रिमिनेंट का बात करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। द्विघात समीकरण का विवेचक निकालने का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसका मूल निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा 2a बट्टा 2a। ये अगर तुमको जो है मूलों का योग और मूलों का गुणनफल दे दे, द्विघात समीकरण के, द्विघात समीकरण का क्या मूल होगा, दो होगा। तो अगर मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल दे देगा, तो ये फॉर्मूला लगाना, a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये क्या हुआ, तो द्विघात समीकरण निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अगर डिस्क्रिमिनेंट पर। अब ध्यान दो, इसका जो डिस्क्रिमिनेंट निकलेगा, विवेचक निकलेगा, उस पर बात करेंगे। अगर द्विघात समीकरण का विवेचक पर बात करेंगे, अगर तुमको द्विघात समीकरण का डी निकल जाता है 0 से बड़, 0 से कथी बड़ा, 0 से बड़ा क्या होगा, तो 0 से बड़ा हो सकता है 12, 100, 200, 1 लाख, 2 लाख, यानी कि प्लस में कोई वैल्यू। ध्यान रखना, अगर डी 0 से बड़ा, डी का मान 0 से बड़, 0 से बड़ा आएगा, तब इसका मूलों की प्रकृति की बात करेंगे। कैसा, देखो ऐसा, वास्तविक एवं असमान, वास्तविक एवं असमान। यहां मत देखना, ये गलत है, यहां पर उसके आगे और लगेगा। तो याद रखना, अगर डी का मान 0 से बड़ा आ जाता है तो उसका मूलों की प्रकृति कैसा हो जाएगा, वास्तविक एवं असमान। अगर डी का मान 0 आया तो तब की होता है, तब तो जुल्म हो जाता है। अगर डी का मान 0 आया तब कुछ नहीं करना, 1 किलो दुकान से, जैसे 1 किलो साबुत नारियल, 200 ग्राम चीनी, ओकर बाद 1 किलो धूप, ये सब ला करके और टोटका करवा करके चौक पर टांग देना आराम से ऊपर में। डी का मान 0 रहेगा, देखिए सोच में पड़ गई, पूरा एकदम सोच में पड़ल है। अब ध्यान देना, अगर डी का मान 0 आ गया तो क्या होगा, तो मूलों की प्रकृति कैसा बोलेंगे, वास्तविक, क्या बोलेंगे, वास्तविक और कथी, समान, यानी कि बराबर। डी का मान 0 आया तो मूलों का प्रकृति कैसा होगा, वास्तविक और समान। डी का मान 0 से बड़ा गया तब वास्तविक और असमान, वास्तविक और असमान। अगर डी का मान आ गया 0 से कम, तब की हो तो, तब हो तो जुलूम, तब कथी हो तो जुलूम। डी का मान अगर 0 से कम, माइनस में कुछ आ गया, आप ये ध्यान दो, अगर डी का मान 0 से कम हो गया, माइनस में आ जाए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 100, 200, 300, 500, कुछ आ जाए। अगर डी का मान माइनस में कुछ भी आ जाए, तब बोलो इसका मूलों की प्रकृति कैसा होगा, वास्तविक नहीं। क्या बोलेंगे, वास्तविक नहीं, इसको बोल लेंगे अर्थात कथी रे, कथी, काल्पनिक। कथी बोल दो, काल्पनिक। तो यहां से बात कर लिए। अब चलो, तो ये जो है द्विघात समीकरण का बात कर लिए। अब लगले समांतर श्रेणी डी पर आ गए हैं। तो यहां तक अच्छा से रिवीजन हुआ, यहां तक याद हुआ एकदम पूरा मिजाज में। आप समांतर श्रेणी में आ जाते हैं, यहां ध्यान दे, समांतर श्रेणी में, समांतर श्रेणी ध्यान दो। समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात करेंगे।
फॉर्मूला क्या होता है, Tn बराबर a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब जो है Tn बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। क्या हो जाएगा, Tn बराबर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। याद रखना a क्या है उसमें, प्रथम पद, d है पदांतर या सार्वंतर, n हो गया पदों की संख्या, और Tn क्या हुआ, व्यापक पद। Tn क्या है, व्यापक पद, अंतिम पद, सबसे बड़का वाला पद ना। तो आप ध्यान दिया, तो यार Tn याद हुआ, जैसे देखो 2 4 6 8 का 12वां पदों पद निकाले। आप ध्यान दो, क्वेश्चन है 2 4 6 8 का कौन पद निकाले, 12वां। कौन पद निकालना है, 12वां। तो a का मान कितना हो जाएगा, 2। शुरू वाला a का मान 2, b का मान कितना होगा कालिया, 4 माइनस 2 बराबर 2, और n का मान कितने, याद रखिए जकरा बगल में वहां लागल हो, वहां ऊपर n का मान देखिए, वहां मुंह फाड़ने ना, n का मान हो गया। तो अब हमको कथी चाहिए, Tn। क्या चाहिए, Tn, यानी कि 12वां पद ही सबसे बड़ा वाला पद होगा, बड़का। तो Tn बराबर फॉर्मूला क्या लेंगे, Tn बराबर a प्लस n माइनस वन इंटू डी। फॉर्मूला याद हुआ, Tn बराबर याद है सूत्र कुमार, क्या सूत्र नहीं याद, Tn बराबर क्या होगा, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आप देखिए a का मान कितना है, 2 प्लस n का मान कितने है 12 माइनस 1, d का मान कितने, d का मान 2। तो कितना हो जाएगा, 2 प्लस 12 में से 11 गुने 2 बराबर 2 प्लस 22 बराबर कितने 24। कितने हो जाएगा 24। तो हम कैसे ध्यान दो, तो Tn बराबर क्या हो जाएगा, Tn बराबर a प्लस n माइनस वन इंटू डी। हटा, आप ध्यान दो, तो ई Tn निकालने का फॉर्मूला आ गया। अब हम निकालेंगे Sn, याद रखना S फॉर सम, S फॉर सम, S फॉर सम। सम के मतलब जोड़, सम को हिंदी में कभी बोलेंगे, जोड़। कभी बोलेंगे, जोड़। तू बोल देनी शोर, देख लाई कथी खाई थे। आप ध्यान दो, आप देखो Sn बराबर क्या हो गया, तो ऐसे यार Sn बराबर क्या होगा, Sn बराबर क्या होगा, तो Sn बराबर हो गया, देखना Sn मतलब होगा सभी पदों का योग। Sn मतलब क्या हुआ, सभी पदों का योग। तो Sn बराबर फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn बराबर क्या होगा, n बट्टा 2। Sn बराबर, Sn का मतलब क्या हुआ, सभी पदों का योग। Sn बराबर क्या हुआ, n बट्टा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये बात याद हुआ, ये बात केकरो कही है नहीं तो जाएंगे तो आप ध्यान दो। तो Sn हो गया। आप फॉर्मूला याद रखना, प्रथम लगातार, देखो प्रथम लगातार n प्राकृत संख्याओं का योगफल। तो फॉर्मूला क्या है, n इंटू n प्लस 1 बटा 2। याद हो लो, प्रथम लगातार n प्राकृत संख्या का योगफल क्या हो गया, n इंटू n प्लस 1 बटा 2। अब नेक्स्ट बात करेंगे, अगर लगातार n सम संख्या का योगफल बोल दे तो उसका फॉर्मूला क्या है, n इंटू n प्लस 1। n लगातार सम प्राकृत संख्या के योगफल क्या आ गया, n इंटू n प्लस 1। अगर विषम का बात करेगा तो n स्क्वायर, विषम में क्या हो जाएगा n स्क्वायर। प्राकृत संख्या का घन 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 पावर 3, घन का योगफल बोलेगा तो n इंटू n प्लस 1 बटा 2 के कथी होल स्क्वायर। अगर बोलेगा एना देख लो, 1 के क्यूब प्लस 2 के क्यूब प्लस 3 के क्यूब प्लस डॉट 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 एना करके दे दो। तो अब जो निकालना पड़ेगा, जितना भी पद दे, जैसे बोल लेगा 10 पदों तक निकाले, 15 पदों तक निकाले, घन पावर कितने 3। तो फॉर्मूला क्या लगाना, n इंटू n प्लस 1 बट्टा 2 और कथी होल स्क्वायर। याद बोलो, अब ध्यान दो। अब हम आगे बात करेंगे, अगर प्रथम n लगातार प्राकृत संख्या के कथी वर्ग की योगफल, वर्ग 1 के स्क्वायर
2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, डॉट 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 जितने तक दे तो 5 बोले 5 गो, 6 गो, 7 गो, 8 गो, अगर हम बोलेंगे 10 गो बोलेंगे प्रथम लगातार 10 प्राकृत संख्या का वर्गों का योगफल निकाले, तुरंत तू फॉर्मूला लगे n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बट्टा में कथी 6। देखी देश के भविष्य को उठी गए n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बट्टा में 6। तो ये हो गया। चलो यहां तक हमारा गला हो चुका है अब खराब, इसीलिए आज का क्लास कर रहे हैं यहीं पर बंद, और नेक्स्ट सेशन में फिर से यहां से आगे का हम फॉर्मूला लेके आएंगे।